नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे राहुल गांधी की जर्मनी की यात्रा की। राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के गौरव भाटिया जो प्रवक्ता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े खुलासे किए, जिसमें जॉर्ज सोरोस की एंट्री साफ तौर से दिखाई देती है। तो उसके बाद लगा कि राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर थोड़ा और रिसर्च करने की जरूरत है। तो जब राहुल गांधी की इस यात्रा पर थोड़ा रिसर्च किया कि अचानक से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होते हुए संसद का शीतकालीन सत्र छोड़कर ओवरसीज कांग्रेस के एक अधिवेशन जिस तरीके की जो है वो सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा, मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो खबर चली, और इस वक्त इंडियन ओवरसीज जो कांग्रेस है उसके अध्यक्ष है सेम पित्रोदा। अब सेम पित्रोदा सब लोग जानते हैं, सत्यनारायण गंगाराम एक तरीके से वक्त वक्त पे जो है वो इस तरीके की टिप्पणियां करती है कि कांग्रेस पार्टी खुद असहज हो जाती है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने सेम पित्रोदा को कांग्रेस पार्टी से बाहर कर दिया था, जैसे ही चुनाव हुए वापस ले लिया। तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है उससे आप समझ सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो शहर जिसको हम कहें कि जो देश चुना गया राहुल गांधी के लिए वो था जर्मनी। अब आमतौर पर राहुल गांधी की जो यात्राएं हैं वो बड़ी सनसनीखेज होती है, क्योंकि वो वहां पर सिक्योरिटी और विदाउट कोई जिसको हम कहें कि एनी इंफॉर्मेशन वो जाते हैं। इससे पहले वो आपको पता है मालदीव गए थे, और मालदीव में कौन सी जगह गए थे, वहां पर कौन रहता है, वो तमाम तरीके की चीजें आपको पता होगी। लेकिन एक जो कॉमन बात है वो यह है कि राहुल गांधी जब भी बाहर जाते हैं और वो वापस लौट कर आते हैं तो एक एजेंडा जरूर लेकर आते हैं, और वो एजेंडा एक तरीके से आप उसको भारत सरकार का विरोधी या मोदी विरोधी ये तो नहीं कह सकते, वो इससे दो कदम थोड़ा आगे होता है, और वो होता है एजेंडा भारत विरोधी। तो जब भारत विरोधी एजेंडा आता है तो फिर राहुल गांधी को लेकर बहुत सारे खुलासे होते हैं। जैसे राहुल गांधी की एक यात्रा आपको पता होगी, इल्हान ओमर, उनके साथ राहुल गांधी की मुलाकात होती है। अब सवाल यह उठता है कि राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर इल्हान ओमर ही क्यों? तो एक ऐसी महिला जो सूडान से आती है, और आपको पता होगा ट्रंप जो है वो कई बार उसको देश से बाहर भेजने की बात भी करते हैं कि इसको सूडान वापस भेज देना चाहिए। अब भारत का क्या कनेक्शन है, क्योंकि ये मुस्लिम महिला है, और लगातार वो जो भी सार्वजनिक जो मंच होते हैं, जिस भी मंच के ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर इल्हान उमर होती है, वो हमेशा ये कहती है कि भारत ने जम्मू कश्मीर के ऊपर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। तो सूडान की एक मुस्लिम महिला नागरिक, और वो भारत के लिए अगर ये बोलती है कि जम्मू कश्मीर के ऊपर कब्जा कर रखा है, तो आप सोच सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है। और उनकी मुलाकात होती है राहुल गांधी के साथ। अब सवाल यह उठता है कि इल्हान उमर, उसके साथ राहुल गांधी की बातचीत क्या होती है, क्योंकि जैसे आपने डोकलाम विवाद देखा, तो डोकलाम विवाद के बाद में राहुल गांधी की मुलाकात हुई, चाइना के राजदूत के डेलीगेशन के साथ मुलाकात होती है, एक एमओयू पे साइन होता है। अब सवाल यह उठता है कि उस स्थिति में राहुल गांधी की रात की उस मुलाकात के मायने क्या थे, और वो कौन से कागज थे जिसके ऊपर कांग्रेस पार्टी ने सिग्नेचर किए थे। तो वो भी सार्वजनिक होने चाहिए, लेकिन वो सार्वजनिक नहीं होते हैं। तो यह है इल्हान उमर की जिसको हम कहें कि कहानी। अब हम आते हैं एक और बंदे पे, मुशफिकुल फजल। अब भारत में एक प्रतिबंधित ग्रुप जमाते इस्लामी जमाते इस्लामी को प्रतिबंधित किया जाता है, लेकिन जिस व्यक्ति का मैं बात कर रहा हूं वो व्यक्ति इस जिसको कहें कि संगठन को फंडिंग देता है। अब आप सोचिए कि एक ऐसा संगठन जो भारत में प्रतिबंधित है, इसका मतलब वो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है, और उससे जुड़े हुए व्यक्ति के साथ में राहुल गांधी की मुलाकात होती है। तो फिर इस मुलाकात को आप क्या कहेंगे? और ये वही जो है एक संगठन है जो भारत में लोकतंत्र की दुहाई देता है। अब यहां पर राहुल गांधी को भी आपने सुना होगा कि वो लोकतंत्र बचाने के लिए निकले हुए हैं, जबकि सच्चाई यह है
कि इस देश की जनता ने 2014 और 2019 दो बार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए गठबंधन को जो मैंडेट दिया, तो देश की जनता ने इस देश में नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा में नेता विपक्ष को जो है वो एक तरीके से खत्म कर दिया। अब 2019 के बाद में इस देश की जनता को लगा कि लोकतंत्र के लिए नेता प्रतिपक्ष का होना जरूरी है, तो कांग्रेस पार्टी को उतनी सीटें दी कि आप विपक्ष में आकर बैठिए। अब विपक्ष का काम क्या होता है? विपक्ष का काम होता है सरकार के गलत फैसलों के खिलाफ आवाज उठाना, उन मुद्दों पर बात करना। लेकिन कांग्रेस पार्टी की इस वक्त समस्या यह है, या राहुल गांधी की समस्या यह है कि वो पार्टी बचाने के चक्कर में लोकतंत्र को भूल जाते हैं। तो अब सवाल यह है कि देश की जनता ने लोकतंत्र के लिए या नेता प्रतिपक्ष को जनता की आवाज उठाने के लिए चुना है, या फिर पार्टी बचाने के लिए? क्योंकि यहां पर गांधी परिवार लोकतंत्र नहीं हो सकता जिस तरीके से इस वक्त गांधी परिवार की भूमिका है। तो अब हम आ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के अगले आरोप पे। यह सच्चाई है, पब्लिक डोमेन में जिन दो लोगों की मैंने बात की वो सब कुछ आप जाके जो है वो देख सकते हैं। अब आती है कि राहुल गांधी जर्मनी की जिस यात्रा पर गए, उस यात्रा के दौरान वो एक स्कूल में जाते हैं, हर्टी स्कूल, और हर्टी स्कूल के एक प्रोफेसर है कॉर्नेलिया बॉल, उनसे वो मुलाकात करते हैं। अब फिर सवाल यही उठता है कि आखिर ये कॉर्नेलिया बॉल है कौन? तो ये वो व्यक्ति है जो जॉर्ज सोरोस का जो फाउंडेशन है उसकी फंडिंग करते हैं। और जॉर्ज सोरोस कौन है? जॉर्ज सोरोस 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सीधे तौर पर यह कह चुके हैं कि वो भारत ही नहीं, वैसे अगर आप देखोगे तो जॉर्ज सोरोस और डीप स्टेट ये एक ही तरीके का नाम है, जैसे एक दूसरे के समानार्थी हो। और ये इसलिए जाने जाते हैं कि दुनिया भर के जो लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जो सरकारें हैं उनको किस तरीके से, जो स्टेबल सरकारें हैं उनको डिस्टेबल किया जाए, और उसके लिए भले ही जो है वो कितना भी पैसा खर्च करना पड़े। तो जॉर्ज सोरोस वो तो खुलेआम कहते हैं। तो जॉर्ज सोरोस के जो फंड व्यक्ति देखता है, उस व्यक्ति से राहुल गांधी की मुलाकात जर्मनी में क्यों? अब ऐसी स्थिति में आप सोच सकते हैं क्योंकि सरकार को गिराने का काम, और ऐसा भारत ही नहीं बहुत सारे देशों में वो कर चुके हैं। तो इससे एक चीज साफ तौर से नजर आती है कि राहुल गांधी लौटकर आएंगे और फिर एक नया एजेंडा चलेगा। अब वो एजेंडा क्या होगा, वो आने वाले दिनों में जैसे ही वो भारत पहुंचेंगे अपने आप जो है वो जनता के सामने आ जाएगा, क्योंकि उसी तरीके की विवादास्पद टिप्पणी राहुल गांधी को करनी है। तो अब हम आ जाते हैं कांग्रेस पार्टी पर, क्योंकि ये हमने बीजेपी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद से हमने ये कुछ डेटा कलेक्ट किया। तो अब हम कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। राहुल गांधी को, जब राहुल गांधी जर्मनी यात्रा पर गए तो उनकी यात्रा को लेकर बड़े सवाल उठे संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी। तो कांग्रेस पार्टी के नेता सलमान खुर्शीद ने यह कहा कि राहुल गांधी प्रोग्रेसिव अलायंस की जो मीटिंग थी, उस मीटिंग में उस प्रोग्रेसिव अलायंस के बुलावे पर गए हैं। अब सवाल यह उठता है कि यह ऐसा कौन सा अलायंस है जो भारत के संसद के शीतकालीन सत्र से ज्यादा उसकी मीटिंग जरूरी है? तो आप प्रोग्रेसिव अलायंस की जब आप वेबसाइट को खंगालेंगे तो वहां पर आपको बहुत सीमित जानकारी मिलेगी। अब सीमित जानकारी क्यों मिलेगी? क्योंकि उस जानकारी से आपको प्रोग्रेसिव अलायंस की संदिग्धता का अंदाजा होगा। तो प्रोग्रेसिव अलायंस है क्या? प्रोग्रेसिव अलायंस में लगभग 171 देशों की पार्टियां शामिल है। मतलब पार्टियों को अगर उसमें शामिल होना है तो उसके लिए आवेदन करना पड़ता है। फिर प्रोग्रेसिव अलायंस देखता है कि वो उसकी जो शर्तें हैं उसके ऊपर खरा उतरता है या नहीं उतरता है। अब प्रोग्रेसिव अलायंस की विचारधारा क्या है? क्योंकि एक तो हो गया अलायंस बनना, दूसरा होता है कि उस अलायंस का काम क्या है। जैसे इंडिया अलायंस बना तो उसका काम था कि किसी भी तरीके से एन केन परकेन या साम दाम दंड भेद नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करना। तो प्रोग्रेसिव अलायंस का अगर हम विचारधारा की बात करें तो एक तरीके से सेंटर लेफ्ट विचारधारा, और जब लेफ्ट विचारधारा की बात आती है तो लेफ्ट विचारधारा जो है वो लगातार बदलाव की बात करता है। मतलब अगर कोई सरकार चल रही है तो वो सरकार ज्यादा दिन नहीं चलनी चाहिए, उसमें बदलाव होना चाहिए। अब भारत में इस लेफ्ट की विचारधारा का क्या रोल है? भारत में
जिसको नक्सलवाद कहते हैं, जिसको लाल आतंक कहा जाता है और जिसकी गहरी जड़ें 200 जिलों तक फैल गई थी, वो इस लेफ्ट विचारधारा का ही एक उदाहरण है। कान्हू सान्याल आपको पता ही होगा, और एक दूसरे मजूमदार। 1967 जहां पर नक्सलबाड़ी पश्चिमी बंगाल की जो जगह है, ये लेफ्ट की विचारधारा के दो नेता जिन्होंने किसानों के आंदोलन का फायदा उठाया और सशस्त्र विद्रोह करने का मतलब हथियार उठाकर विद्रोह करने का। और उसके बाद इंदिरा गांधी को, क्योंकि इंदिरा गांधी उस वक्त जिसको कहें कि गूंगी गुड़िया, लेकिन इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी तोड़ दी, उन नेताओं के साथ नहीं रही। अब इंदिरा गांधी को जरूरत थी सरकार में आने की, सत्ता में रहने की, और उसके लिए लेफ्ट के साथ की जरूरत थी। तो कांग्रेस पार्टी ने उस विचारधारा को अपनाया, अपने साथ लिया। लेफ्ट ने समर्थन किया, हालांकि देश ने लेफ्ट को स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि लेफ्ट की विचारधारा कुछ अलग तरीके से काम करती है, वो आपको पता ही है। अलग अलग बुद्धिजीवी इसके बड़े, जिसको हम कहें कि उदाहरण हो सकते हैं, चाहे फिर वो जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश को जो है वो चाइना का हिस्सा दिखाए, या फिर इसी तरीके के आतंकवादियों के लिए जिनको मानवाधिकार की याद आ जाए और रोना आ जाए, मैं उन बुद्धिजीवियों की बात कर रहा हूं। वो सब लोग जो है वो लेफ्ट विचारधारा से प्रेरित है। अब ऐसी स्थिति में 1967 के बाद में अगर आप देखोगे तो लेफ्ट को जो है वो एक बूस्टअप मिला, साथ मिला, और देश के सारे शैक्षणिक संस्थान लेफ्ट के हवाले कर दिए गए। अब जब शैक्षणिक संस्थान लेफ्ट के हवाले किए, जैसे जेएनयू, तो जेएनयू की जो नस्लें हैं, जो पौध जो तैयार होकर आती है, वो उस इकोसिस्टम का एक हिस्सा होती है, जिस इकोसिस्टम की हम बार बार बात करते हैं। और हम ही नहीं, पार्टियां, राजनीतिक दल भी करते हैं कि सरकार किसी की भी हो, इकोसिस्टम हमारा ही होगा। तो आखिर ये ब्रेन वॉशिंग होती कहां है? और फिर इनके लेक्चर जो लगाए जाते हैं वो ऐसे ही कॉलेजों में, शिक्षण संस्थानों में लगाए जाते हैं, जहां पर जो युवा पढ़ रहा है उसके ब्रेन को वॉश किया जाए, उस विचारधारा को इंप्लांट किया जाए। तो ये इस गठबंधन का काम है। तो इसका है बदलाव, लगातार बदलाव की बात करना, और लगातार बदलाव के साथ समाजवादी और प्रगतिशीलता की बात करना। अब समाजवादी और प्रगतिशीलता की बात तो यह करता है, लेकिन इसकी जो भूमिका है वो ठीक डीप स्टेट की तरह ही नजर आती है। तो भारत की, क्योंकि अड़ोसी पड़ोसी अगर हम राज्यों देशों की बात करते हैं, तो नेपाल की दो पार्टियों को छोड़कर ना श्रीलंका इसका हिस्सा है, ना पाकिस्तान है, ना बांग्लादेश, ना कोई और देश है। और भारत की इसकी दो पार्टियां जो है वो इसकी हिस्सेदारी में, मतलब इसकी मेंबरशिप ले रखी है, एक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी का कहना यह है कि वहां पर जो है वो बड़े बड़े थिंक टैंक और एनजीओ वो वहां पर इकट्ठे होंगे। अब ऐसी स्थिति में जहां पर जॉर्ज सोरोस के, कॉर्नेलियो वोल से मुलाकात होना, इस गठबंधन का हिस्सा होना, तो आप समझ सकते हैं कि अगला एजेंडा जो है वो कहां से आएगा। तो अगला एजेंडा आएगा जर्मनी से, और इस प्रोग्रेसिव अलायंस का जो हेडक्वार्टर जिसको हम कहते हैं वो है लाइप्जिग शहर, जर्मनी। इसलिए राहुल गांधी जर्मनी यात्रा पर गए हैं। तो लगातार जो ये कहा जा रहा था कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की जहां पर बैठक हुई थी, तो मामला जो है वो उससे बहुत आगे तक है। बस जरूरत है एक सही और सार्थक, जिसको कहें कि रिसर्च की। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।